आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 25 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा के नासिर हॉस्पिटल पर हुआ बड़ा हमला, 20 लोग शहीद, 5 सहाफ़ी भी शामिल। अमेरिका से मुकाबले की तैयारी कर रहा वेनेजुएला, मादुरो ने आवाम से कहा हथियार उठाओ। यूक्रेन ने दिखाई नई मिसाइल, 1000 किलोमीटर तक कर सकती है मार। सीरिया और इसराइल कर रहे सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर एडवांस डिस्कशन, 1974 की सीजफायर लाइन पर फोकस। और E3 से मीटिंग करने जा रहा ईरान, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दिखा सकता है नरमी। उधर इसराइल से आया बयान, ईरान कर रहा जंग की तैयारी। शुरुआत इस शो की करते हैं गजा से, जहां से एक बड़ी खबर आई है। इसराइल ने आज एक बहुत जालिमाना और बड़ा हमला किया, फिर से 5 सहाफ़ी शहीद कर दिए गए हैं। आज गजा में इसराइल ने एक और खौफनाक हमला अंजाम दिया। खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर 2 हमले हुए, जिसे डबल टैप स्ट्राइक कहा जाता है। ये हमले जो किए गए, इसमें 20 लोग शहीद हुए और 5 सहाफ़ी भी इन 20 लोगों में शामिल हैं। जो शहीद हुए हैं सहाफ़ी यानी रिपोर्टर्स यानी मीडिया कर्मी, उनके नाम मैं बता दूं। हुस्साम अल मसरी जो कि रॉयटर्स के कैमरामैन थे, मोहम्मद सलामा अल जज़ीरा के फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, मरियम अबू दक्का ये फ़ोटोग्राफ़र थीं, मुआत अबू ताहा NBC के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। एक और लोकल जर्नलिस्ट हैं, वो भी इसमें शहीद हुए हैं। कुल 5 ये हो गए हैं। हमले में कई इमरजेंसी वर्कर्स भी मारे गए हैं, जो लोगों को बचाने का काम करते थे। और ये एक हमले के बाद बचाने ही गए थे लोगों को, दूसरा हमला हो गया। डबल टैप स्ट्राइक क्या होती है वो जान लीजिए। डबल टैप स्ट्राइक का मतलब है पहले एक मिसाइल से हमला किया जाता है, जब लोग वहाँ पर मदद करने के लिए पहुँचते हैं तो उसी जगह पर दूसरा हमला कर दिया जाता है। इसका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान पहुँचाना। यानी दोनों मिसाइल हमले जानबूझकर इस अस्पताल में मौजूद रिपोर्टर्स और कैमरामैन पर किए गए थे। दोनों मिसाइलें जो हैं वो चलाई गई थी जानबूझकर। फिलहाल IDF ने बड़ा चौंकाते हुए दुनिया को फ़ौरन इस मामले में जांच शुरू कर दी कि ये कैसे हो गया, जैसे उन्हें पता ही नहीं है। जैसे उनके यहाँ के किसी खलासी ने उठाकर ड्रोन से कंट्रोल करते हुए वहाँ पर हमला कर दिया। एक कंट्रोल ड्रोन से हुआ है। इसराइल क्या कह रहा है? इसराइल की फ़ौज ने माना है कि नासिर अस्पताल के इलाके में हमला किया है, लेकिन साफ नहीं बताया कि निशाना क्या था। साथ ही हमेशा की तरह कहा कि हम सहाफ़ियों को जानबूझकर टारगेट नहीं करते, और एक जांच शुरू करने का ऐलान भी फ़ौरन कर दिया। इधर गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे खौफनाक जुर्म यानी कि हीनियस क्राइम करार दिया है और कहा है कि दुनिया अब भी चुप है, जबकि गजा का हेल्थ सिस्टम तबाह हो रहा है क्योंकि अस्पताल पर हमला हुआ। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल 244 सहाफ़ियों को शहीद कर चुका है। मैं या और कोई इंडियन यूट्यूबर वहाँ होता तो वो दुनिया में नहीं होता। यही वजह है कि दुनिया तक सच्चाई पहुँचाने वाली आवाज़ें ख़तरे में हैं, क्योंकि गजा में हर रोज़ मीडिया कर्मी मारे जा रहे हैं। आज गजा में यहाँ के अलावा, अस्पताल के अलावा और जगहों पर 20 और लोग शहीद हुए। पिछले 24 घंटों में 11 लोग भूख से मर गए, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। और इसराइल कहता है कोई भूखमरी नहीं। अब तक भूखमरी से 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 300 मौतें हो चुकी हैं। इनमें भी 117 मासूम बच्चे शामिल हैं। और अब इन सब खबरों को हम और आप तक पहुंचाने वाले आज मौत की दहलीज पर बैठे हैं। बड़ा सवाल यह है कि दुनिया कब तक चुप रहेगी और सहाफ़ियों की कुर्बानी को आखिर कौन आवाज़ देगा? गजा अथॉरिटीज़ ने सख्त वार्निंग दी है कि नॉर्थ गजा से 13 लाख लोगों को जबरन जनूबी हिस्से में भेजना तकरीबन नामुमकिन है। गजा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के बयान के मुताबिक साउथ गजा प्रोविंसेस या साउथ गजा के इलाके इतनी बड़ी तादाद को संभाल ही नहीं सकते। वहाँ 13 लाख मुहाजिरीन के लिए कोई जगह या इंतज़ाम मौजूद नहीं है। ये वार्निंग उस वक्त आई है जब इसराइली फ़ौज गजा सिटी पर कब्ज़े और वहाँ के लोगों को जबरन साउथ गजा में धकेलने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने नॉर्थ गजा सिटी में मोहल्ले के मोहल्ले तबाह कर दिए हैं और लोगों को वहाँ से निकलने का हुक्म दे दिया है। अब तक इसराइल ने गजा में सिर्फ 10,000 टेंट्स यानी ज़रूरत के 2,50,000 में से सिर्फ 4% टेंट्स ही गजा में दाखिल होने दिए हैं। बाकी हज़ारों ख़ानदान, हज़ार लोग, फैमिलीज़ और लाखों लोग बिना सर ढके, बिना सर छुपाने की जगह मिले इधर से उधर भटक रहे हैं, क्योंकि उनके पास खेमा तक नहीं है।
गजा के मीडिया ऑफिस का कहना है कि इसराइल की पाबंदियों की वजह से कोई नए टेंट्स या शेल्टर सप्लाई बॉर्डर से अंदर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ साउथ गजा में भी कोई सेफ एरिया नहीं बचा है, क्योंकि इस्राएली आर्मी पहले ही 77% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। यानी किसी भी नई रिलोकेशन का मतलब होगा लोगों को सीधे मौत और तबाही की तरफ धकेलना, और इसराइल फिलहाल यही कर रहा है। आपको जो लोग खुश कर दें, कुछ लोग हैं होंगे, कुछ हिंदी नामों वाले हैं, कुछ इंग्लिश नामों वाले हैं, बड़े बड़े हमसे भी बड़े हैं उम्र में, वो आपको ये बताकर खुश कर दें कि आज ये कर दिया इसराइल का, वो कर दिया IDF का, ये कर दिया। हकीकत ये है मेरे भाई, 77% कब्ज़े में है। हर रोज़ लोग मारे जा रहे हैं। 62,000 से ज़्यादा तादाद है शहीदों की ऑफिशियल, और गज़ा आपके सामने तबाह पड़ा है। इसमें आप जीत की उम्मीद मत ढूंढिए, क्योंकि वहाँ के रेजिस्टेंस मूवमेंट भी अब सीज़फायर की बात कर रहे हैं और किसी चीज़ की नहीं। बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा मुल्क है जो अमेरिका से जंग की तैयारी कर रहा है। वेनेजुएला की आवाम ने भी हथियार थामने का मूड बना लिया है, क्योंकि इसकी पुकार आई है प्रेसिडेंट की तरफ से। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने आवाम से कहा है कि मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ। दरअसल अमेरिका ने कैरिबियन समंदर में अपने जंगी जहाज भेज दिए हैं, और मादुरो ने फौरन 45 लाख मिलिशिया को तैनात करने का हुक्म दे दिया है। ट्रंप मादुरो के खिलाफ है। 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय शिप, एक एम्फीबियस स्क्वाड्रन पूरा जंगी जहाज़ों का, 4500 सेलर्स, 22,000 मरीन, ये सब अमरीकी फ़ौज का हिस्सा हैं जो वेनेजुएला के लिए आ रहे हैं या तैनात हो चुके हैं। मादुरो ने कहा कि हम अपनी ज़मीन, अपनी हवाई सरहद, अपने समंदर की हिफाजत करेंगे, अपना लहू देकर करेंगे, और कोई भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका को ट्रंप को सीधी वार्निंग है। अमेरिका के कहना है कि उनका ये कदम ड्रग कार्टेल्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन मादुरो ने इसे नाकाबिले बर्दाश्त फैसला करार दिया है। मादुरो अकेले नहीं है, मुल्क की आवाम और मादुरो के सपोर्टर्स भी मिलिशिया में शामिल हो रहे हैं, और वो हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। वेनेजुएला से हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छी खबरें ना आए। बात यूक्रेन की, जिसने अपनी एक नई लॉन्ग रेंज वर्जन की नेपट्यून क्रूज मिसाइल की पहली झलक दिखाई है। ये अब 1000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। पहले नेपट्यून सिर्फ 300 किलोमीटर रेंज वाली एंटी शिप मिसाइल थी। इसी से अप्रैल 2022 में यूक्रेन ने रूस का ब्लैक सी फ्लैगशिप मोस्कवा डुबो दिया था, याद होगा आपको। अब इसका अपग्रेडेड, इसी नेपट्यून मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन सामने आया है, जिसकी तस्वीर जो आप देख रहे हैं 24 अगस्त की रात को स्टेट रन पोर्टल ज़ाबरोया ने इंस्टाग्राम पर जारी की थी, जो अब न्यूज़ और अखबारों की जीनत बन रही है। डिफेंस एक्सप्रेस के मुताबिक ये मिसाइल असल में वही मॉडर्नाइज्ड नेपट्यून है जिसे अनऑफिशियल तौर पर लॉन्ग नेपट्यून कहा जा रहा है। रिपोर्ट का दावा है कि इसकी लंबाई 6 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। एक और खबर है, रूस के ताज़ा हमलों में यूक्रेन के 2 लोग मारे गए हैं और 33 जख्मी हुए हैं। ये जानकारी, ये इत्तला 25 अगस्त को यूक्रेन की रीजनल अथॉरिटीज़ ने दी है। यूक्रेनी फोर्सेज ने बताया कि रूस की तरफ से छोड़े गए 104 ड्रोन्स में से 76 को गिरा दिया गया, इंटरसेप्ट कर लिया गया। इनमें शाहिद टाइप अटैक ड्रोन्स और कुछ डिकॉय ड्रोन्स भी शामिल थे। खबर शाम की, यानी सीरिया की। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अहमद अल-शरा। इन्होंने इसराइल के साथ सिक्योरिटी डील के मामले में डेवलपमेंट के इशारे दिए हैं, यानी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। सीरिया टीवी के मुताबिक अल-शरा ने कहा कि सीरिया और इसराइल के बीच सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर एडवांस्ड डिस्कशन चल रहे हैं। किसी भी समझौते की बुनियाद 1974 की ट्रूस लाइन होगी। ट्रूस लाइन समझ लीजिए कि उस वक्त जो समझौता हुआ, उस वक्त जो जंगबंदी हुई, वो जो तय हुआ था, तभी वही सब कुछ अप्लाई होगा। अल-शरा उर्फ जोलानी ने यह भी कहा कि किसी भी एग्रीमेंट या फैसले से वो हिचकिचाएंगे नहीं। जो सीरिया और पूरे रीजन के फ़ायदे में हो, वो फैसला लिया जाएगा। इससे पहले मंगल को सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर असद अल शैबानी ने पेरिस में इसराइली डेलीगेशन से बातचीत की थी। बातचीत में जो मुद्दे शामिल थे वो मैं आपको बता दूं: डी-एस्केलेशन और अमन, सीरिया के मामलों में दखल अंदाजी बिल्कुल बंद, और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए समझौते करना सीरिया और इसराइल के बीच। सीरियन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक
बातचीत में साउथ सीरिया के सुवेदा सूबे में सीज फायर मॉनिटरिंग और 1974 के एग्रीमेंट को रीएक्टिवेट करने पर भी चर्चा हुई। 1974 का सीरिया इसराइल डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट अक्टूबर 1973 की वॉर के बाद बनाया गया था। इसका मकसद दोनों तरफ के फौजियों को अलग करना और सीधी झड़पों को रोकना था। इस एग्रीमेंट में अल्फा और ब्रावो लाइंस बनाई गई थी जो सीरियाई और इसराइली फौज की पोजीशंस को अलग करती हैं। हालांकि कोई लाइन इसराइल मानता नहीं, वो तो बफर जोन के भी पार कूद गया। कभी जाता है सीरिया के गांवों में, नौजवानों को पकड़ता है, घंटों तक अपनी हिरासत में रखता है, मारता पीटता है, बेइज्जत करता है, छोड़ देता है और अलशरा या अल्लाह हबीबी, वो अपना काम, बंदे को कुर्सी मिल गई है, उसके बाद वो बंदूक चलाना भूल गए। बंदूक के बदले तो बंदूक चल जाती है, लेकिन उनसे अब नहीं चल रही। एक दो खबरें ईरान से हैं, वो बता दूं मैं आपको। E3 जो यूरोप के 3 बड़े मुल्क हैं, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये लगातार बार बार स्नैपबैक जो यूएस की यूएन की जो पाबंदियां हैं वो वापस ईरान पर लगाने को कह रहे हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। तो अब ये पता चला है कि फ्रांस, जर्मनी और यूके वो नए दौर की न्यूक्लियर टॉक्स ईरान के साथ जेनेवा में शुरू करने जा रहे हैं और ये मीटिंग कल मंगल को होगी जेनेवा में। और यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं जिन पर फोकस होगा वो है ईरान की न्यूक्लियर इश्यूज़ और रिमूवल ऑफ सैंक्शंस और ईरान के ऊपर से पाबंदियों का हटाया जाना है। तो ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है और इस मामले में जो है वो कई और ख़बरें भी ये आ रही हैं कि ईरान थोड़ा सा लचीला हुआ है और शायद 20% तक अपने एनरिचमेंट को कम करने पर राज़ी हुआ है। हालांकि इसकी जो कंफर्मेशन है वो अभी ईरानी मीडिया में नहीं आई है, लेकिन कल से ही इस बारे में चर्चा चल रही है। क्या ईरान थोड़ा लचीला होगा, देखना होगा। ईरान रेडिंग फॉर सेकेंड राउंड एज हिजबुल्लाह ब्रेसेस फॉर वॉर, एक्स IDF इंटेल ऑफिसर वॉर्न्स। IDF का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है साबिक एक्स, उसने ये कहा है कि ईरान जो है वो सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड 12 दिन वाला, सेकेंड राउंड के लिए, कुश्ती के सेकेंड राउंड के लिए तैयारी कर रहा है जंग के, और हिजबुल्लाह पूरी तरीके से जंग के लिए अब तैयारी कर चुका है और ये हमले हो सकते हैं। सीरिया को लेकर भी इसने कहा, डॉक्टर जैकस नेरिया इसका नाम है और ये फॉर्मर सीनियर ऑफिसर है मिलिट्री इंटेलिजेंस का इसराइल की। इसने कहा कि ईरान सेकेंड राउंड के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुका है और ये हमले हो सकते हैं, जंग ईरान और इसराइल की फिर से हो सकती है। और कहा कि देयर इज़ अ सेंस दैट वॉर इज़ कमिंग, दैट इरानियन रिवेंज इज़ इन द वर्क्स, कि जो है मालूम चलता है कि वॉर करीब है, जंग करीब है और ईरान बदला ज़रूर लेगा। अच्छा, एक खबर और आई थी, ये कल से ही चल रही है, लेकिन मैंने देखा कि ईरानी मीडिया में, हालांकि ईरान के जो निज़ाम का मुखालिफ मीडिया है वो छाप रहा है कि ईरान ने कई जगह, कई ममालिक में अपने हथियारों और मिज़ाइलों की फैक्ट्री बना ली, मतलब दूसरे देशों में अपने हथियारों और मिज़ाइलों की फैक्ट्रीज़ बना ली है। और ये उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। उनके कौन से डायलॉग को इन लोगों ने डिफेंस मिनिस्टर अजीज़ नासिरज़ादे के पकड़ लिया, ये मुझे समझ नहीं आता, वरना ईरान इसे खुद भी हेडलाइन तो बनाता। पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, वहाँ बाढ़ बारिश का कहर जारी है। और इस बीच अनादोलू लिखता है कि डिजीज़ यानी बीमारियाँ और ट्रॉमा लोगों को बाढ़ से ज़्यादा मार सकता है। मतलब बाढ़ में जितने लोग नहीं मरे बारिश में, उससे ज़्यादा इस बाढ़ और बारिश की वजह से जो बीमारियाँ फैल रही हैं, जगह जगह जो पानी भरा हुआ है, गंदगियाँ घरों में तैर रही हैं, उनकी वजह से और ट्रॉमा की वजह से लोग ज़्यादा मारे जा सकते हैं। ये वार्निंग डॉक्टर्स ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।